गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का लेक्चर होने वाला है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि जीमान इफेक्ट होने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे ध्यान से सुनना। 3 से 4 लेक्चर जो आगे होने वाले हैं वो इसी पे होने वाले हैं। जीमान इफेक्ट क्या होता है, कैसे एक्सप्लेनेशन थी, कैसे हमें इसकी जरूरत पड़ी, और फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंस आएगा। लाइक इसी में दो कैटेगरी बनेगी, एक नॉर्मल जीवान, एक एनामोलस जीवान। तो ये सब चीजों को देखना है, तो इसके लिए काफी टाइम लगेगा। सो 4 लेक्चर लेके चलेंगे, तो आप पेशेंस के साथ वन बाय वन जैसे जैसे अपलोड होता जाए देखते जाना। सो पहले मैं बता देता हूँ जीमान इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व हुआ था। लाइक इन 1896, इन 1896 ये साइंटिस्ट थे जीमान। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये मान लेते हैं हमारा एक एटम था। ये हमारी एक इंटेंसिटी की लाइन आ रही थी, एक इंटेंसिटी की लाइन आ रही थी। ये मान लेते हैं सिंगलेट एटम था। कैसा एटम था? सिंगलेट एटम। सिंगलेट एटम, डबलेट एटम पता है क्या होता है? जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, दैट इज 2s+1। ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको ही बोलते हैं सिंगलेट डबलेट। तो अगर 2s+1 की वैल्यू 1 है, दैट मीन सिंगलेट। अगर 2s+1 की वैल्यू 2 है तो इसको बोलते हैं डबलेट। इसकी वैल्यू अगर 3 है तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो जब हमने सिंगलेट एटम लिया है, यानी कि 2s+1 की वैल्यू 1 थी, 2s+1 की वैल्यू 1 थी, दैट मींस s का वैल्यू 0 थी। अगर ऐसा कुछ एटम लिया तो हमें क्या देखने को मिला? ये तो स्पेक्ट्रल लाइन मिली जब कोई भी फील्ड नहीं था, जब कोई भी फील्ड नहीं था, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया। होता क्या है, अब इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ, इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ, तो क्या होंगे? मेरे पास ये जो एक लाइन आ रही थी, ये 3 या 3 से ज्यादा लाइंस आएंगी, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस आने लगेंगी। तो इस केस में मान लेता हूँ मेरे पास कितनी लाइन आ रही है, 1, 2, 3। ये मेरे पास 3 लाइन आई, इस 3 लाइन को बोलते हैं ट्रिपलेट। एक लाइन आ रही है सिंगलेट, 3 लाइन आ रही है ट्रिपलेट। एक बार बस ध्यान से सुनते जाओ। ये ऑब्जर्वेशन है कि जीमान ने क्या ऑब्जर्व किया। जीमान ऑब्जर्व फॉलोइंग, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जिसमें ये जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, मतलब एक लाइन जो थी वो 3 लाइन में कन्वर्ट हो गई। इसको बोला इसने नॉर्मल ट्रिपलेट, और इसको बोला नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ठीक है, अब मैं लेता हूं डबलेट या ट्रिपलेट। मान लेते हैं डबलेट लिया है, ठीक है। डबलेट आपने ड्रॉ भी किया है, आपको ध्यान नहीं होगा, बट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। आपने डबलेट ड्रॉ किया था जब आपने एल्काली स्पेक्ट्रा पढ़ा था। एल्काली स्पेक्ट्रा के अंदर जब हमने इंटेंसिटी रूल्स किए थे, तो एक ट्रांजिशन किया था 3p से 3s, 3p से 3s। ये था मेरा प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज। इसके अंदर मेरे पास दो इंटेंसिटीज आई थी। कितनी इंटेंसिटीज आई थी? दो। एक को मैंने ए बोला था, एक को मैंने बी बोला था। इन दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो निकाला था आई ए बाई आई बी, जो क्या आया था 2/1। ठीक है, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इंटेंसिटी रेशियो रूल्स, क्वांटिटेटिव इंटेंसिटी रूल्स जो लेक्चर है वो एक बार देख लेना। ठीक है, तो दो लाइंस आती थी मेरे पास जब फील्ड नहीं लगा रखा, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये इसके 4 टुकड़े हो गए, इसके 4 टुकड़े हो गए, जिसमें 2 पाई और 2 सिग्मा, ये कॉम्पोनेंट्स है। ये जो लाइंस आ रही थी स्पेक्ट्रल लाइंस, इनके फर्दर कंपोनेंट्स आ गए। ये कंपोनेंट्स क्यों आए इसका अभी एक्सप्लेनेशन देखना है। कि यहाँ क्या मिल रहा था? 1 पाई 2 सिग्मा, 3 मिले, इसको बोला ट्रिपलेट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ये वाली जो लाइन है, जब ये ब्रेक हुई तो 4 मेरे को कंपोनेंट्स मिले, 2 पाई 2 सिग्मा। ये पाई क्या है, सिग्मा क्या है, सब पता लग जाएगा। जब ये ब्रेक हुई, जब ये ब्रेक हुई तो ये ब्रेक हुई 6 में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 2 तो पाई थे
बाकी सारे सिग्मा। मतलब इसमें 4 कंपोनेंट्स आए, इसमें 6 कंपोनेंट्स आए, इसमें 3 कंपोनेंट्स आए, इसमें 3 कंपोनेंट्स आए, इसको बोला नॉर्मल ट्रिपलेट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। यहाँ देखो कहीं 4 आ रहा है, कहीं 6 आ रहा है, कोई नंबर फिक्स नहीं है, इसको बोला इसने एनोमलस जीमान इफेक्ट। एनोमलस जीमान इफेक्ट, ठीक है। एक और, ये जो अभी मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी कि ये वीक है। ये क्या है? वीक। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 टेस्ला से कम है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 टेस्ला से कम है। लेकिन अगर मैंने इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? ये जो डबलेट था मेरे पास, जो कि 4 और 6 लाइंस में टूट रहा था, ये अब इसमें टूटेगा 3 में। यानी कि यही चीज, यही वाली चीज किसमें टूट जाएगी? ये वाली चीज टूट जाएगी इसमें। 1 2 3, 1 पाई 2 सिग्मा। ये कब है? जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या है कि जो बी की वैल्यू है आपको कितने से ग्रेटर होनी चाहिए? लगभग 10 टेस्ला से ज्यादा, 10 या 20 टेस्ला से ज्यादा। 10 या 20 टेस्ला से अगर आपने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो ये डबलेट और ट्रिपलेट या कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी एटम होगा, वो कैसे टूट जाएगा? ऐसे। यानी कि जो आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट था वैसा ही बन गया। देखो 1 पाई 2 सिग्मा, 1 पाई 2 सिग्मा। तो ये 3 इफेक्ट है। मैंने एक लिखा है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एक लिखा है एनोमलस जीमान इफेक्ट, और ये है फास्ट एंड बैक इफेक्ट। तीसरा है फास्ट एंड बैक इफेक्ट। सो मेरे पास ये 3 केस है। यहाँ पे 3 केस एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने लिया सिंगलेट एटम। सिंगलेट एटम मींस 2s+1 का वैल्यू कितना है? 1। दैट मींस s का वैल्यू कितना है? 0। तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक ही मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वो कैसे है? वीक। उसकी स्ट्रेंथ 1 टेस्ला से कम है। तो क्या हुआ? मेरा ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था वो 3 कंपोनेंट में टूट गया। 3 कंपोनेंट में टूट गया फर्दर, जिसमें एक को हमने बोला पाई, 2 को बोला हमने सिग्मा। तो मेरे को कितनी लाइंस मिली? 3। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। इसको इसने बोला नॉर्मल जीमान इफेक्ट। यही अगर मैंने डबलेट लिया, ट्रिपलेट लिया, डबलेट का मतलब क्या है? 2s+1 की वैल्यू कितनी है? 2। 2s+1 की वैल्यू कितनी है? 2। दैट मींस 2s इज 2 - 1 1, s इज 1/2 हाफ। यानी कि यहाँ पे s का वैल्यू कितना है? हाफ। तो मेरे पास 2 लेवल्स आ रहे थे, एक ये एक ये। जब इसको फर्दर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो कि वीक था, तो ये जो पहला लाइन था ए लाइन, ये बी लाइन, ए लाइन टूट गया 4 कंपोनेंट्स में, 2 पाई 2 सिग्मा। फिर जो बी लाइन थी वो 6 कंपोनेंट्स में टूट गया, 2 पाई और 4 सिग्मा। तो ये इसको इसने बोला एनोमलस जीमान इफेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से होगा, इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से होगा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें क्या देखने को मिला कि इसी डबलेट को अगर मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड की बजाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की क्या कंडीशन है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7 8 10 12 टेस्ला अगर होगा, तो ये जो स्प्लिटिंग है, जो ये 2 लेवल से ये आपके स्प्लिट हो जाएंगे 3 में। जैसे कि यहाँ हो रहा था 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो इस इफेक्ट को बोला फास्ट एंड बैक इफेक्ट। तो तीनों की एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। एक वीडियो में हम डील करेंगे नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है, फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर एनोमलस जीमान इफेक्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी वीक मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, ये भी वीक मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ 3 कंपोनेंट, यहाँ एनोमलस कभी 4 कभी 6 कभी 8। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इनके बीच का डिफरेंस। फिर ये सेपरेट केस है, इसको अलग वीडियो में डील करेंगे और इसके एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये आपको कुछ हल्का हल्का पिक्चर समझ आया होगा। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था, प्रिंसिपल सीरीज 2 लाइन जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कैसे आई थी 2 लाइंस। देखो मेरे पास 3p है 3s है, दैट मींस ये है मेरे पास 3p, ये है मेरे पास 3s। p है इसका मतलब एल का वैल्यू 1। ये है प्रिंसिपल सीरीज किसकी? एल्काली स्पेक्ट्रा की। एल्काली स्पेक्ट्रा में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मींस s का वैल्यू कितना है? हाफ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी s का वैल्यू हाफ। ये s इक्वल s 3s है, इसका मींस s का वैल्यू कितना है? 0। तो j का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1/2
और एक 3/2। यहाँ J का एक वैल्यू आ रहा है 1/2। ठीक है, एक ट्रांजिशन पॉसिबल ये है 1/2 से 1/2, इसको हमने ए बोला। एक ट्रांजिशन 3/2 से 1/2, इसको हमने बी बोला। तो ये जो मैंने दो स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई हैं, ये ए ये बी, ये यही है ए और बी। ये डबलेट आ रहा है, दो लाइंस आ रही है। ये है नो फील्ड, जब मैंने कोई फील्ड नहीं लगा रखा। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा। लेकिन अगर यही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इसमें, तो ये ऐसा स्प्लिट हो सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा वीक है। ये ऐसे स्प्लिट हो सकता है अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इस सब एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कैसा आ रहा है। ये हमारा नो फील्ड का केस है। बाद में देखेंगे कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि मेरे कंपोनेंट्स की संख्या, यानी कि जो नंबर्स आ रहे हैं, मेरे स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, वो बढ़ गई है। सो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज जीमान इफेक्ट। तो हमने क्या किया, जीमान इफेक्ट पढ़ने के लिए एटम को कहाँ रखा? मैग्नेटिक फील्ड में। एटम को कहाँ रखा? मैग्नेटिक फील्ड में। एटम को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये जो एनर्जी लेवल्स है ये स्प्लिट हो गए। ये जो एनर्जी लेवल्स है J = 3/2, J = 1/2, J = 1/2, ये फर्दर स्प्लिट हो गए। फर्दर स्प्लिट होने की वजह से, मान लो ये फर्दर स्प्लिट होगा, तो किसमें स्प्लिट होगा? Mj में। J किसमें स्प्लिट होगा? Mj में। और Mj की वैल्यूज क्या होंगी 3/2 के लिए? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। सिमिलरली यहाँ -1/2, 1/2, यहाँ -1/2, 1/2। यानी कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो और स्प्लिट हो गई। स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी और स्प्लिट हो गई। बना के दिखाता हूँ कैसे। ये सबसे नीचे बनेगी -3/2, फिर -1/2, फिर +1/2, फिर +3/2। ये है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, बी प्रेजेंट। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये -1/2, 1/2, और यहाँ भी -1/2 और 1/2। अब देखो लाइंस की संख्या बढ़ गई, ट्रांजिशन बढ़ जाएंगे। ट्रांजिशन बढ़ जाएंगे तो जो मेरे पास कंपोनेंट्स आ रहे थे ये कि सिग्मा, 2 पाई, 4 पाई, 6 सिग्मा, तो ये बढ़ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेट जीमान इफेक्ट। कि मैंने जब अपने एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो एनर्जी लेवल्स है, जे एनर्जी लेवल्स, वो फर्दर स्प्लिट हो गए एमजी लेवल्स में। किसमें स्प्लिट हो गए? एमजी लेवल्स में। इसी की वजह से मेरे जो ट्रांजिशंस की संख्या है वो बढ़ जाएगी, कंपोनेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो डेफिनेशन लिखते हैं जीमान इफेक्ट की। और ये जो इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हुआ होगा। बाकी जब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे हर इफेक्ट की सेपरेटली, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाद में डिफरेंस भी देखेंगे कि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक इफेक्ट को दूसरे इफेक्ट से। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन में, एंड देन वी विल प्रोसीड टू नॉर्मल जीवन इफेक्ट। सो डेफिनेशन प्रॉपर लिखवा देते हैं। when an atom when an atom is placed in external magnetic field, यानी तो वीक, इन वीक, क्योंकि जीमान इफेक्ट की डेफिनेशन हो रही है, जीमान इफेक्ट में वीक होता है एक्सटर्नल फील्ड, और जब पास्ट एंड बैक इफेक्ट करेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field pointing in z direction, pointing in z डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे हमने लार्मर प्रिसीजन किया था, लार्मर की फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो उसमें क्या किया था? जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, पॉइंटिंग इन जेड डायरेक्शन। देन ईच जे लेवल, देन ईच जे लेवल, ईच जे लेवल further splits into mj, that is mj की वैल्यूज कितनी होती है? 2j + 1। mj levels and due to that many components are obtained, many components of single spectral line, many components of single spectral line
many components of single spectral line are obtained so this is called this splitting this splitting of energy levels this splitting of energy levels in the presence of external magnetic field is called Zeeman effect. So हमने क्या किया, एक एटम को वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जो कि जेड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो होगा क्या, मेरे जो जे लेवल होंगे वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे एमजे लेवल्स में. एमजे की वैल्यू कितनी होती है 2j+1. ड्यू टू दैट many components of single spectral line are obtained. मतलब एक जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी वो मल्टी कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, मेनी कंपोनेंट्स में टूट जाएगी. सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, ये जो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए, जे थे एमजे में स्प्लिट हो गए 2j+1, यानी कि लेवल्स की संख्या बढ़ गई तो ट्रांजिशन की संख्या बढ़ जाएगी, हमारे कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी. तो एनर्जी लेवल्स की इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट. और ये कौन से फील्ड में है, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये डेफिनेशन हुई जीमान इफेक्ट की. अब बात करते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट, उसे एक्सप्लेन करते हैं. तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट कब होता है, जब सिंगलेट से सिंगलेट चलता है ट्रांजिशन. कैसे होता है, सिंगलेट से सिंगलेट. जब मैं डिस्टिंग्विश करना सिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि नॉर्मल जीमान के बीच में और एनोमलस जीमान के कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है. नॉर्मल जीमान में और एनोमलस जीमान में. नॉर्मल जीमान इफेक्ट, यहाँ क्या होगा, सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन होगा. इन सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन, इन सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन of atom placed in weak external field, magnetic field. ठीक है, तो सिंगलेट से इसकी पहचान है कि सिंगलेट से सिंगलेट अगर ट्रांजिशन हो रहा है एटम का और मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो हमारा कौन सा इफेक्ट होगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट. अगर ये सिंगलेट से सिंगलेट नहीं है, डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन हो रहा है तो वो बन जाएगा एनोमलस जीमान इफेक्ट. ठीक है, तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन. दैट मींस जो 2s+1 की वैल्यू है वो कितनी होगी, दैट मींस 2s का वैल्यू 0, s का वैल्यू कितना होगा आपके लिए 0. मतलब आपको स्पिन का देखना ही नहीं है कंसेप्ट, स्पिन का कंसेप्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है. नो स्पिन कंसेप्ट रिक्वायर्ड, नो स्पिन कंसेप्ट रिक्वायर्ड. ठीक है, हमारे पास J क्या होता है, L+S, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. तुम्हारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, तो तुम्हारा J का जो वैल्यू है वो L का वैल्यू हो जाएगा. तो यानी कि अगर आपने L को पता कर लिया तो आपके J पता लग जाएंगे, और J लेवल्स आपको पता लग गए तो MJ लेवल्स पता लग जाएंगे. लाइक अगर मुझे L का वैल्यू पता लग गया, L का वैल्यू मान लो 2 है तो J का वैल्यू भी 2 हो जाएगा. अगर J का वैल्यू 2 है तो MJ की कितनी वैल्यूज आ जाएंगे, 2j+1, दैट इज 2 + 4 + 1 5. यानी कि लेवल्स आपके स्प्लिट होंगे -2, -1, 0, 1, 2. ये MJ की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी. तो मेरे लेवल कितने स्प्लिट हो गए, 5. ये तरीका है, क्योंकि स्पिन का कंसेप्ट इसमें 0 हो जा रहा है तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई इसको हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट भी बोलते हैं कि इसमें हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि स्पिन का कंसेप्ट खत्म हो जाता है. लेकिन जब डबलेट से डबलेट ट्रांजिशन होगा, जो एनोमलस जीमान इफेक्ट में होता है, एनोमलस जीमान इफेक्ट में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट. तो इसमें क्या होता है, 2s+1 का वैल्यू अगर डबलेट है तो 2 होगा, ट्रिपलेट है तो 3 होगा. ठीक है, तो यहाँ s का वैल्यू कितना आएगा, हाफ. यहाँ s का वैल्यू कितना आएगा, 1. तो यहाँ s 0 नहीं हो रहा, s 0 नहीं हो रहा मीन्स हमें j कैसे निकालना पड़ेगा, L+S. मुझे L और S को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर J निकालना पड़ेगा, फिर MJ निकालना पड़ेगा 2j+1, फिर स्प्लिटिंग देखनी पड़ेगी. तो ये लंबा प्रोसीजर है, ये शॉर्ट प्रोसीजर है. इसी इसको समझना काफी आसान है क्योंकि इसमें स्पिन कंसेप्ट आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा. ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे, इस इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन कैसे होगी. ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, नो स्पिन कंसेप्ट रिक्वायर्ड. सो एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान इफेक्ट.
एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी? तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाना है जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाना है? जेड डायरेक्शन में। मैंने इसको लिख दिया बी जेड। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब आप देख रहे हो एस जीरो है और एटम को आपने किसमें प्लेस किया है? मैग्नेटिक फील्ड में। एटम को किसमें प्लेस किया है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? जेड में। एटम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। जब भी आप एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। उस एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसी मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक क्वांटिटी होती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब मैंने लार्मर प्रिसीजन करवाया था, लार्मर प्रिसीजन करवाया था, तब ये चीजें बताई थी कि जो मेरा म्यूएल होता है एल के साथ ऐसे रिलेट होता है माइनस ई बाय टू एम। ये ई बाय टू एम क्या था? जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने ये सब चीज करवाई थी। ठीक है, कि म्यू और एल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी माइनस साइन, दैट मींस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और इनके जो रेशियो है वो क्या होता है? माइनस ई बाई टू एम। जहाँ पे ये ई बाई टू एम को हम क्या बोलते हैं? जायरो मैग्नेटिक रेशियो। हमने लार्मर प्रिंसिपल में निकाला था कि ये एल घूमता है। ये एल क्या करता है? इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमता है। तो ये जिस ओमेगा से घूमता है उस ओमेगा को हमने निकाला था ईवी बाय 2m। तो ये तो पुरानी बातें हैं सारी जो मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? अगर एल इस डायरेक्शन में लिया है तो म्यू एल इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि माइनस साइन है, यानी कि म्यू एल कहीं यहाँ होगा। म्यू एल कहीं यहाँ होगा। दैट मींस अगर म्यू एल इधर है तो ये भी घूम रहा होगा। एल इधर है, म्यू एल इधर है, ये भी कहीं घूम रहा होगा। ये ऐसे घूमते रहते हैं, प्रिसीजन करते रहते हैं, जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। लार्मर फ्रीक्वेंसी बोला था इसको। क्या बोला था? लार्मर फ्रीक्वेंसी ईबी बाई 2m। ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, बी ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में आपने लगाया है। अब मेरे को देखना है कि मेरे जो एनर्जी लेवल्स है वो कैसे स्प्लिट होंगे। मैंने क्या रखा? एक एटम को जिसके पास एल है, एस लीजिए, एस क्या है? जीरो। जिसके पास सिर्फ एल है, तो अगर उसके पास एल है तो उसके पास जे क्या हो जाएगा? एल प्लस एस। एस जीरो होने की वजह से जे एल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने जे को स्टडी कर लिया तो मेरे पास एल का अगर मैंने स्टडी कर लिया तो जे की मेरे पास स्टडी आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है? इस एल पे फोकस करना है। तो मेरे को एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग देखनी है। क्या देखना है? एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग। तो इसके लिए पहले मेरे को एनर्जी लिखनी पड़ेगी। एस एटम की एनर्जी लिखनी होगी। तो इस एटम की एनर्जी मेरे पास होती है माइनस म्यू डॉट बी। द एनर्जी इज माइनस म्यू डॉट बी, यानी कि आपका म्यू जो है ये एल के कारण, तो इसलिए मैं इसको एल लिख देता हूँ, म्यू है डॉट बी। ठीक है, अब बी मेरा सिर्फ जेड डायरेक्शन में है। बी मेरा सिर्फ जेड डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू एल जेड डायरेक्शन का और बी भी जेड डायरेक्शन का, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में बी है ही नहीं। तो म्यू के साथ उसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स का कंपोनेंट जीरो, वाई का कंपोनेंट जीरो, सिर्फ जेड का कंपोनेंट बचेगा। तो मेरे पास म्यू जो है उसका जेड कंपोनेंट लिखना है। तो अभी मैंने म्यू लिखा था, म्यू एल डिवाइडेड बाय एम वेक्टर किसके इक्वल था? माइनस ई बाय ट्वेल्व। तो यहाँ से अगर मुझे म्यू एल लिखना है तो कितना आएगा? माइनस ई बी बाई टू एल एल वेक्टर। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। मुझे क्या लिखना है? इसका जेड कंपोनेंट। अगर मुझे इसका जेड कंपोनेंट लिखना है तो मुझे एल का जेड कंपोनेंट लिखना होगा। मुझे एल का जेड कंपोनेंट लिखना होगा। अब तुम्हें पता है एल का जेड कंपोनेंट क्या होता है? इस एल का मैंने जेड कंपोनेंट कैसे निकाला था? यहाँ थीटा लेके, यहाँ मैंने थीटा लिया था, तो मैंने यहाँ से कोस थीटा निकाला था। कोस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस एल का इधर कंपोनेंट, एल का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, जिसको हमने एल जेड बोला था। थीटा इधर कंपोनेंट एल cos थीटा, इधर कंपोनेंट एल cos थीटा, सामने वाला कंपोनेंट एल sin थीटा। तो मेरे पास जेड डायरेक्शन के अंदर कौन सा कंपोनेंट आ गया? एल जेड का वैल्यू कितना है? एल cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया? एल जेड बाय, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो। जहां पे एल जेड क्वांटम मैकेनिक्स से मैंने कैसे निकाला था? फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एल जेड को हम लिखते हैं एम एल एच डॉट। एम एल
एच कट, जहाँ पे ml की वैल्यूज 2l+1 होती है, ठीक है। सो मुझे यहाँ क्या करना है, LZ का वैल्यू रखना है ml एच कट, तो -e/2m ml एच कट। एच कट का वैल्यू तुम्हें पता है h/2π, तो मेरे पास म्यू LZ आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। bz बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं सिर्फ b लिख लेता हूँ क्योंकि सिर्फ z डायरेक्शन में, तो bz को मैंने लिख दिया b, तो मैंने इसे हटा दिया। अब वैल्यू रखते हैं म्यू LZ की, तो म्यू LZ का वैल्यू कितना है, -e/2m into ml h कट into this मैग्नेटिक फील्ड b। तो मैंने क्या किया, एनर्जी लिखी माइनस म्यू डॉट बी, म्यू का वैल्यू रखा z डायरेक्शन में, क्योंकि b सिर्फ मेरा z डायरेक्शन में है, x y में 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट में x का कंपोनेंट y का कंपोनेंट 0, सो ये z का कंपोनेंट आ गया म्यू में। तो मेरे पास ये बनता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस e/2m h कट b मल्टीप्लाइड बाय दिस ml, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेना है, तो फिर देखना है कैसे मेरे लेवल्स स्प्लिट होंगे। डेल्टा ई कैसे आ रहा है, ई एच कट को मैं लिख लेता हूँ h/2π, h/2π, यहाँ b, यहाँ ml। बट मुझे एनर्जी की टर्म्स में ये नहीं बनाना होता, ये जो मैं लेवल डायग्राम बनाता हूँ ए बी, ये बनाता हूँ वेव नंबर स्केल पे। किस स्केल पे, वेव नंबर स्केल पे, एनर्जी स्केल पे नहीं बनाता। तो अगर आपको वेव नंबर स्केल पे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी स्केल को डिवाइड करना होगा hc से। इससे डिवाइड करना होगा hc से, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ hc से, phb बाय दिस इज 4πm, इसको डिवाइड करना है hc से मल्टीप्लाइड बाय m, h से h कैंसिल, सो आई एम लेफ्ट विद eb बाय 4πmc मल्टीप्लाइड बाय दिस mm। ये आ गया वेव नंबर स्केल, ठीक है। वेव नंबर स्केल पे जैसे भी मेरा इंटेंसिटी मिलेगा वो बात की बात है, ये वेव नंबर स्केल आ गया, ठीक है। E कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, c कांस्टेंट, c यहाँ पे 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अगर मैंने एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मेरी b की वैल्यू भी फिक्स हो गई, b की वैल्यू भी फिक्स हो गई, तो मेरा ये पूरा वैल्यू फिक्स हो गया। इसको बोलते हैं लोरेंज यूनिट, लोरेंज यूनिट, लोरेंज यूनिट, जिसका वैल्यू होता है 46.7 बी मीटर इनवर्स। यहाँ पे ये बी ये है क्योंकि बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ मुझे गिवन नहीं है, मैंने सिर्फ ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, एम का सब्स्टिट्यूट किया है, सी का सब्स्टिट्यूट किया है, 4π का सब्स्टिट्यूट किया है, तो मेरे पास आया 46.7, बी का वैल्यू मुझे गिवन होगा मीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं लोरेंज यूनिट, ठीक है। तो मेरा वेव नंबर स्केल पे मेरे को पता लग गया कि ये जो मेरी स्प्लिटिंग हो रही है वो क्या हो रही है, ml into l डैश, ml into ये l डैश, ठीक है। अब मेरे को एक एग्जांपल लेना है, तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि ये स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। अब ये तो तुम्हें पता है कि मैंने ml की वैल्यू निकाल ली, तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि s मेरा क्या है, 0, s मेरा क्या है 0, अगर मैंने l का वैल्यू निकाल दिया तो मैंने j का निकाल लिया। l का वैल्यू कितना होता है, अगर l का वैल्यू आपके पास मान लो 2 है, ml का कितना वैल्यू होगा 2l+1 मतलब 5, यानी कि वैल्यूज होगी -2, -1, 0, 1 और 2, तो सेम j का बन जाएगा, सेम j का बन जाएगा, बस उसको हम क्या बोलते हैं j, इसको हम बोलते हैं mj, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने इसको ml लिखा है या mj लिखा है, l डैश इनटू ml। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कैसे स्प्लिटिंग होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, और सिलेक्शन रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन करना है तो सिलेक्शन रूल करना पड़ेगा। सिलेक्शन रूल कहां से आएगा, ml से। ml के सिलेक्शन रूल क्या होगा, 0 + -1, 0 + -1, तो सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल ये मस्ट है, इसके बिना हम ट्रांजिशन देख ही नहीं पाएंगे, कितने लेवल्स मिलेंगे, कितने ट्रांजिशन होंगे। सिलेक्शन रूल फॉर पॉसिबल ट्रांजिशंस, पॉसिबल ट्रांजिशंस, वो है आपका डेल्टा ml, यानी कि जो ml के अंदर चेंज है वो क्या होना चाहिए, 0 और +-1, 0 और +-1, 0 और +-1,
अब मेरे पास कितने कंपोनेंट आए थे उधर, कितने कंपोनेंट आए थे, 3। जब मैंने इस एटम को, जिसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मेरे पास 3 कंपोनेंट आ रहे थे। एक था पाई, दो थे सिग्मा। एक था पाई, दो थे सिग्मा। जो पाई वाला कंपोनेंट था वो डायरेक्ट इधर मिल रहा था इसके नीचे, सिग्मा वाले थोड़े डिस्प्लेस हो जा रहे थे, सिग्मा वाले डिस्प्लेस हो जा रहे थे। तो मेरे पास देखो डेल्टा एम के 3 केस है, एक +1, एक 0 और एक -1। तो ये जो 0 वाला है ना डेल्टा एम जिसमें 0 है, वो है मेरा पाई कंपोनेंट। ये फिक्स्ड है, पहले से ही डिफाइंड है कि ये है मेरा पाई कंपोनेंट। अब ये पाई कंपोनेंट क्या होते हैं ये एक बार बता देंगे। +1 और -1 वाले सिग्मा कंपोनेंट, सिग्मा, ये है आपके दोनों सिग्मा कंपोनेंट। तो आपको ड्रॉ करना है, तो डेल्टा एम जब 0 होगा तो वो कंपोनेंट कौन सा होगा, पाई। +1 वाला सिग्मा, -1 वाला भाई सिग्मा। तो बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि 0 वाला पाई है, अगर 0 वाला पाई आपको ध्यान में रहेगा तो +-1 वाले क्या है, सिग्मा। तो 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे ट्रांजिशंस मिलेंगे, ये होते क्या है, पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट्स, ये क्या है, ठीक है। तो एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, 1D2 से 1P1, 1D2 से 1P, ठीक है। तो एक बार थोड़ा इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। तो आप ट्रांजिशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल 1D2 से 1P1। कैसे हमारे 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 2 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई 2 सिग्मा। सिलेक्शन रूल ध्यान में रखते हैं, 0 + -1। ठीक है, 1D2 से 1P1, 1 है मतलब सिंगलेट, 1 है मतलब सिंगलेट, सिंगलेट से सिंगलेट का ट्रांजिशन हो रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट का ट्रांजिशन हो रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट का ट्रांजिशन हो रहा है। एक ही लाइन मिल रही थी जब फील्ड नहीं था, जब फील्ड नहीं था, लेकिन अब मैंने इसको क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, वीक, वीक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो क्या होगा, आपने अभी भी देखा कि जो डेल्टा न्यू बार है वो क्या आएगा, ml इंटू एल डैश, जहाँ पे एल डैश का वैल्यू था 46.7 बी मीटर इनवर्स। तो मुझे बस ये स्प्लिटिंग देखनी है इसकी, एल की, क्यों, क्योंकि एस तो इसमें 0 है, क्योंकि 2s+1 कितना है, 1, दैट मींस 2s इज 0, s इज, इसमें s है ही नहीं, मुझे सिर्फ l का हिस्सा देखना है। l का वैल्यू कितना है इसके में, p है तो l का वैल्यू कितना होगा, 1, d है तो l का वैल्यू कितना होगा। तो कितने लेवल में स्प्लिट होगा ये, 2l+1। कितने लेवल में स्प्लिट होगा ये, 2l+1। ये कितने में स्प्लिट होगा, 2l+1। इसके लिए 2l+1 का वैल्यू कितना है, इसके लिए 2l+1 का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 2+1 दैट इज 5। तो ये लेवल कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, 5 में। ये लेवल जिसके लिए l का वैल्यू 1 है, तो ml का वैल्यू कितना आएगा, 2l+1 दैट मींस l का वैल्यू 1, 3। तो ये लेवल कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 3 में। तो मेरे को अब स्प्लिटिंग करनी है, इस लेवल को स्प्लिट करना है 5 में, इस लेवल को स्प्लिट करना है 3 में। कैसी कैसी होंगी ml की वैल्यूज, -l से लेके +l, -l से लेके +l। l का वैल्यू कितना है, 2 दैट इज -2, -1, 0, 1। ये मेरी ml की वैल्यूज आ गई इस लेवल पे। फिर इस लेवल के लिए कितनी आएगी, l का वैल्यू 1 है दैट मींस -1, 0, 1। मेरी ml की 3 वैल्यूज आ गई, ये 3, ये 5। अब क्या होगा, कौन सी नीचे आएगी, कौन सी ऊपर, लोएस्ट लाइज लोएस्ट, लोएस्ट लाइज लोएस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या होंगे, जो l का लेवल है वो स्प्लिट हो जाएगा 3 में, -1, 0, +1। ये है l = 1 के लिए, ठीक है, इस लेवल के लिए स्प्लिटिंग। अब l = 2 के लिए कितने लेवल में टूटेगा, 5, -2, -1, 0, 1, 2। नीचे कौन सा आएगा, -2। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन,
ये मैं लास्ट में हटा दूंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को तुमने अटेम्प्ट करना है। कि एक बार जैसे तुम्हें ये सीखने के लिए करना पड़ रहा है, एक बार अगर तुमने सीख लिया तो उसके बाद डायरेक्ट जो डायग्राम बनाना है वही करेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से देखेंगे कि कैसे सीधा करना है। बस आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट L1 है तो 3 लेवल में स्प्लिट होगा, 5 में स्प्लिट होगा। कैसे? -1 0 1 2 -2 -0 1। अब ट्रांजिशन देखने हैं। ट्रांजिशन देखेंगे तो हमारा रूल क्या है? डेल्टा एमएल इज 0 या +-1, 0 या +-1। और 0 जब होगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? पाई। 0 जब होगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? पाई। अब मैं क्या करता हूँ, 0 वाले देखता हूँ और देखता हूँ पाई कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ बना लेता हूँ ये मैं स्पेक्ट्रल लाइन, जिसमें मुझे वेव नंबर मिलेंगे, इनके बीच का डिफरेंस। अच्छा, डेल्टा न्यू बार मतलब इन दो के बीच का डिफरेंस, ml इंटू एल डैश, ml इंटू एल डैश। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 1 1, क्योंकि ml की वैल्यूज +1 से इंक्रीज करती है। तो अगर डेल्टा ml 1 है तो ये एल डैश हो जाएगा। डेल्टा न्यू बार कितना हो जाएगा? एल डैश। मतलब इन लेवल्स के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है? एल डैश। कितना है? एल डैश। इसके बीच में भी कितना है? एल डैश, एल डैश, एल डैश। यहाँ भी आपका एल डैश। तो सब में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एल डैश है। क्यों? क्योंकि ये था ml इंटू एल डैश, और ml का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 से, +1 +1 +1। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एल डैश। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांजिशन डेल्टा ml 0। डेल्टा ml 0 मींस ये 1 है, 1 है, तो 1 और 1 का ट्रांजिशन है। 1 और 1 का ट्रांजिशन, 1 से 1 में जब गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, 1 -1 0। तो डेल्टा एम कितना है इसमें? 0। अब चलते हैं 0 से 0, 0 से 0। देखो यहाँ 0 है, फाइनल भी 0, 0 -0, डेल्टा एम इसमें है 0। तीसरा -1, ये लो -1, तो -1 से -1, -1 से -1 चेंज कितना आया? 0। तो ये डेल्टा एम 0 के कोरस्पोंडिंग मेरे पास 3 लाइन आ रही है। कितनी लाइन आ रही है? 3 लाइन्स। ये कैसी है? 3 लाइन्स है। अब मुझे देखना है कि इनका वेव नंबर स्केल जब मैं बनाने लगूंगा तो वेव नंबर कितना है, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको अगर मैं hc से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वेव नंबर बनता है। तो वेव नंबर कितना है? इन सब के बीच का डिफरेंस तो मुझे पता है, एल डैश एल डैश एल डैश। इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता, इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूँ ये x है, ये x है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका गैप देखना है कितना है। यहाँ पहला ट्रांजिशन 1 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हुआ। तो मुझे इनका डिफरेंस देखना, तो ये कितना है? x। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना है? x। फिर ये 1 2 3, मतलब ये मेरे लिए x + 3 एल डैश के लिए जो 1 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा है आपके लिए, तो उसमें वेव नंबर कितना है? x + 3 एल डैश। कैसे निकाला? इन सबके बीच में तो एल डैश था, इनके बीच में मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x। अब क्या करना है? 1 से 1 जाना है। तो 1 से 1 जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एल डैश, एल डैश 2 एल डैश, एक और एल डैश 3 एल डैश, फिर ये नीचे आया x, x + 3 एल डैश। ये 1 से 1 हो गया। अब 0 से 0, 0 से 0, 0 से शुरू हुआ एल डैश, एक और एल डैश 2, फिर ये x, x + 2 एल डैश, फिर एक और नीचे आया 0 तक पहुंच गया एल डैश, x + 3 एल डैश। इसके लिए भी सेम x + 3 एल डैश। अब आते हैं -1 से -1, -1 से -1, तो ये आया मैं एल डैश, फिर ये नीचे आया x + एल डैश, फिर नीचे आया एल डैश x + 2 एल डैश, फिर नीचे आया x + 3 एल डैश। तो तीनों के लिए न्यू बार सेम है, तीनों के लिए न्यू बार दैट इज वेव नंबर सेम है। अगर सेम है तो मेरे वेव नंबर के स्केल पे एक ही लाइन आएगी। कितनी लाइन आएगी? एक ही लाइन आएगी। कितनी लाइन आएगी? एक लाइन। कितने वेव नंबर पे? x + 3 एल डैश, x + 3 एल डैश। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है? पाई। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है? पाई। क्योंकि मैंने क्या बनाया है? डेल्टा एम 0। पाई कंपोनेंट हमेशा ऊपर बनता है, मैंने नीचे बना दिया है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो एक बार मैं नीचे ही बना देता हूँ सारे कंपोनेंट।
या ये हटा देते हैं एक्स प्लस 3 एल डैश, ये तो तुम्हें समझ आ गया, तो अभी ऊपर बना देते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट है, पाई। ये मेरा पाई कंपोनेंट, क्योंकि डेल्टा एम एल इसके लिए क्या है, जीरो। ये आया एक्स प्लस 3 एल डैश, ये वेव नंबर स्केल है, और जो डेल्टा एम एल जीरो होता है वो मेरा बनाता है पाई कंपोनेंट। ठीक है, अब आते हैं डेल्टा एम एल प्लस वन पे। डेल्टा एम एल प्लस वन हो जाएगा मेरा, यानी कि 2 से प्लस वन करना है अगर मुझे, 2 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है क्या, ये तो माइनस वन बन रहा है। अगर इस 2 से 1 में ट्रांजिशन हो जाए, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस वन वाले देख लेते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा एम एल माइनस वन के लिए। डेल्टा एम एल माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस वन पहले देख लो, चाहे माइनस वन देख लो, या जीरो देख लो, कोई डिफरेंस नहीं है। अब माइनस वन वाला देखते हैं। माइनस वन वाला यानी कि 2 से ट्रांजिशन हो रहा है इस बार 1 में, 2 से ट्रांजिशन हो रहा है 1 में, तो ये हटा देता हूँ मैं एक बार। अब मेरे ये कोई काम के नहीं है, मैंने बना लिए, इन्हें मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा फिर डायग्राम समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 से 1। 2 से 1 में एक ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं, ये देखो, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, यानी कि ये मैंने माइनस 1 के लिए है। 1 से 0 अगर आता है तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, तो ये भी एक माइनस 1 के कोरस्पोंडिंग लाइन आ रही है। फिर 0 से माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, ये भी आपका माइनस 1 के लिए आ रहा है। और कोई पॉसिबल है नहीं, फिर से 3 लाइन मिल रही है मेरे को, फिर से 3 लाइन मिल रही है। अब ये देखते हैं कि कैसे वेव नंबर स्केल पे जाएगी, कि वेव नंबर स्केल पे ये तो गई x प्लस 3 एल डैश पे, अब देखते हैं ये कितने पे जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से 1 वाला। 1 से 2 अगर मुझे जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, x, कितना चलना पड़ेगा x, फिर एल डैश, 2 एल डैश, 3 एल डैश, 4 एल डैश, तो ये 2 तक जाना है मुझे। 1 से 2 का अगर ट्रांजिशन देखना है तो सबसे पहले मैं गया x, फिर गया एल डैश, 2 एल डैश, 3 एल डैश, 4 एल डैश, यानी कि इस बार जो ट्रांजिशन बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 4 एल डैश को, 2 से 1 का। अब देखते हैं 1 से 0 वाला। 0 से इधर गए एल डैश, यहां से यहां गए x प्लस एल डैश, यहां से यहां गए 2 एल डैश, एल डैश, एल डैश, 2 एल डैश, 3 एल डैश, 4 एल डैश, बीच में x, तो ये भी x प्लस 4 एल डैश पे आ रहा है, ये भी x प्लस 4 एल डैश पे आ रहा है। एक बार फिर से देखो, 0 से जाना है 1 तक, तो ये गए एल डैश, x प्लस एल डैश, x प्लस 2 एल डैश, x प्लस 3 एल डैश, x प्लस 4 एल डैश, फिर से सेम आ रहा है। अब हम चलते हैं 0 से माइनस 1 से, 0 से माइनस 1, तो ये कितना गए एल डैश, कितना गए एल डैश, 2 एल डैश, फिर ये x, x प्लस 2 एल डैश, x प्लस 3 एल डैश, x प्लस 4 एल डैश, ये फिर से सेम आ रहा है x प्लस 4 एल डैश। यानी ये जो मेरी 3 लाइन आ रही थी डेल्टा एम एल कोरस्पोंडिंग टू माइनस 1 के, वो फिर से वेव नंबर स्केल पे x प्लस 4 एल डैश में कोइंसाइड कर दी है, मतलब तीनों जो लाइनें आएगी वो x प्लस 4 एल डैश पे आएगी, x प्लस 4 एल डैश, x प्लस 4 एल डैश, तो दिखेगी तो एक ही, दिखेगी तो एक ही, कोई चीज एक के ऊपर आपने एक रख दी तो दिखेगी क्या, एक। अगर सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, एक। अब x प्लस 4 एल डैश पे मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया, ये एक, ये दो, तीन, मैं थोड़ा बड़ा करके बना दूं ताकि तुम्हें दिख जाए। इस कंपोनेंट को बोलते हैं सिग्मा। ये मेरा आया डेल्टा एम एल जीरो के लिए, ये आया डेल्टा एम एल माइनस वन के लिए। अब बचा डेल्टा एम एल प्लस वन के लिए, वो देख लेते हैं। वो तुम प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, वो इधर आएगा, एक पाई दो सिग्मा, जितना डिस्टेंस ये है कितना डिस्टेंस है ये एक्स प्लस 3 एल डैश, एक्स प्लस 4 एल डैश, इनके बीच का डिफरेंस है एल डैश। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एल डैश के हिसाब से एक्स प्लस 2 एल डैश पे एक और सिग्मा कंपोनेंट आएगा, एक और सिग्मा कंपोनेंट आएगा, जिसके लिए डेल्टा एम एल होगा प्लस वन। उसके क्या ट्रांजिशन हो गए बता देता हूँ।
2 से 1 से चलो, 1 से 0 नहीं, पॉसिबल नहीं है। 0 से 1, हाँ 0 से 1 का ये हटा देता हूँ मैं सारे, कोई काम की नहीं है मेरे अभी। ठीक है, 3 लाइन और बनेगी, वो देखते हैं। 0 से चलो +1, 0 से चलो +1, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0, डेल्टा एम एल +1 आ गया। डेल्टा एम एल कितना आ गया? +1। एक तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसके लिए मैं वेव नंबर निकाल लेता हूँ, वेव नंबर निकाल लेता हूँ, कितना आएगा? ये एल डैश, ये एल डैश, 2 एल डैश, ये है एक्स, एक्स प्लस 2 एल डैश। देखो मैंने इस भी बनाया x प्लस 2 एल डैश पे। ठीक है, एक लाइन आ गई, दूसरी देखो, -1 से 0, -1 से 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस -1 +1 बन जाएगा। इसके लिए वेव नंबर देखो, एल डैश एक्स, एल डैश एक्स प्लस 2 एल डैश। फिर तीसरी लाइन -2 से -1, -2 से -1, तो -1 माइनस -2, फाइनल माइनस इनिशियल, -1 + 2 दैट इज +1। तो फिर से डेल्टा एम एल +1 के लिए जो वेव नंबर है वो कितना है? x प्लस एल डैश प्लस एल डैश, एक्स प्लस 2 एल डैश। तो मतलब ये तीनों लाइन का वेव नंबर फिर से सेम आ गया। तो ये तीनों लाइन कोइंसाइड करेगी कितने पे? x प्लस 2 एल डैश पे। एक सिग्मा आया, एक पाई आया, इसके इधर एल डैश किया तो एक सिग्मा आया, इधर एल डैश किया तो एक सिग्मा आया। ये हो गया x प्लस 4 एल डैश पे, ये हो गया x प्लस 2 एल डैश पे। तो मेरे जो 9, अब देखा हो तुमने, 3 लाइन आई थी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 लाइन आई थी -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6, और 3 लाइन आई है 1 2 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू +1। यानी कि लाइन तो कितनी आई टोटल? 9। ये तो आई टोटल लाइंस, टोटल लाइंस। बट वेव नंबर स्केल पे कितने कंपोनेंट्स आए? 3। वेव नंबर स्केल पे कितने कंपोनेंट्स आए? 3। ये है कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स में एक तो पाई है, दो सिग्मा है। एक पाई है, दो सिग्मा है। ये सिग्मा और पाई होते क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हमें स्पेक्ट्रल लाइन ये जो टूट रही है, ये हमें जो दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है, हमारी आंखों में जो सेंसेशन जो भी हमें दिखाई देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से दिखाई देता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से। पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, उसमें वेव जनरेट हो रही है, वेव में ई भी है और बी भी है। बी हमें नहीं दिखाई देता, दिखाई क्या देता है? ई। ई हमारे आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो जो ई वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है पाई में, वो पैरेलल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ई ऑसिलेटिंग पैरेलल टू बी एक्सटर्नल, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया था उसके पैरेलल ऑसिलेट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये बन जाएगा पाई, और सिग्मा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू बी एक्सटर्नल। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ एक बार बता देता हूँ। जो मेरा ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, मेरी आंख को मैंने यहाँ रखा है। ये मेरा आई है। आई कैसे रखा हुआ है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी एक्सटर्नल। मतलब अगर बी एक्सटर्नल इधर है तो मैंने अपनी आंख को ऐसे रखा हुआ है, अगर बी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है तो मैंने अपनी आंख को ऐसे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो मैंने कैसे रखा हुआ है? बी एक्सटर्नल के परपेंडिकुलर। अब मैं क्या देखता हूँ, ये जो पाई कंपोनेंट है ना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है? पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ऑसिलेट कर रहा है। कैसे ऑसिलेट कर रहा है? पैरेलल। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ये कंपोनेंट कैसा बनेगा? पाई। अब ये क्या लिखा है? सिग्मा। सिग्मा में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है? परपेंडिकुलर टू बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल के परपेंडिकुलर। या तो ऐसे हो सकता है,
ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, या ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, या ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, बट कितने होंगे? दो। कितने होंगे? दो, टू सिग्मा। तो ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हमने बोला है सिग्मा। ये है पाई और सिग्मा कॉम्पोनेंट कि अगर बी एक्सटर्नल के, मैंने आंख अपने परपेंडिकुलर रखी हुई है, इस आंख से हमें दो कंपोनेंट दिखते हैं। एक ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बी एक्सटर्नल के पैरेलल है, जहां बी एक्सटर्नल है वही ऑसिलेट कर रहा है, ये है पाई। बी एक्सटर्नल इधर है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो वो बन जाता है सिग्मा। ठीक है, ये है पाई और सिग्मा। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें ये इतना एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा नहीं, सीधा आपको बताऊंगा कैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। वन एफ थ्री से वन डी, ये ट्रांजिशन देखना है। वन एफ थ्री से वन डी टू, मैं ये सब हटा देता हूँ। अब देखते हैं शॉर्ट में कैसे तुम एग्जाम टाइम में इसे करोगे। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ और फिर इसको ड्रॉ करते हैं। वन एफ थ्री, ये भी वन है, ये भी वन है। वन से वन, सिग्नल टू सिग्नल, तो कैसा इफेक्ट होगा? नॉर्मल। नॉर्मल में तुम्हें क्या मिलता है? एक पाई दो सिग्मा, एक पाई दो सिग्मा। तो अगर तुमने इसका निकाल लिया वेव नंबर, मान लो इसका वेव नंबर आया एक्स प्लस थ्री एल डैश, तो इसका एक ज्यादा हो जाएगा और इसका एक कम हो जाएगा। मैंने एक निकालना है डेल्टा एम एल जीरो के लिए, फिर बाकी ये हो जाएगा माइनस वन के लिए, ये हो जाएगा प्लस वन के लिए। ये तुम याद रख सकते हो, कमिट टू मेमोरी, कि नॉर्मल जीवान इफेक्ट में एक पाई दो सिग्मा मिलेंगे। तुम्हें डेल्टा एम एल जीरो के लिए पाई कंपोनेंट निकाल लेना है, उसके लिए वेव नंबर निकाल लेना है। उसमें एल डैश प्लस कर दोगे तो एक सिग्मा आ जाएगा, वो सिग्मा आएगा माइनस वन वाला। ठीक है, उसमें से एल डैश कम कर दोगे, एक्स प्लस टू एल डैश हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस वन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बनेगा सिग्मा। ये बदल सकता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर ये वेव नंबर कुछ आ रहा है न्यू बार, तो ये हो जाएगा न्यू बार प्लस एल डैश, ये हो जाएगा न्यू बार माइनस एल डैश। ठीक है, ये बात याद है। न्यू बार अपने को निकालना पड़ेगा, फिर इसमें जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, ये हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा इसके लिए। तो ये ट्रांजिशन देखते हैं। वन डी टू, एल का वैल्यू कितना है? एफ है तो थ्री, एल का वैल्यू कितना है? डी है तो टू। तो एम एल की वैल्यूज कितनी आएंगी? सेवन। एम एल की वैल्यूज कितनी आएगी? पांच। इसमें सात लेवल बनेंगे, इसमें पांच लेवल बनेंगे, इसमें सात लेवल बनेंगे, इसमें पांच। एक दो तीन चार पांच छ सात, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, क्योंकि एल का वैल्यू थ्री है तो माइनस एल से प्लस एल, माइनस थ्री से प्लस थ्री इन द इंटीजर स्टेप्स। यहाँ एम एल का पांच वैल्यू, एल टू है तो माइनस टू से माइनस वन जीरो वन। ठीक है, सब में गैप कितना है? एल डैश एल डैश एल डैश एल डैश लिखने की जरूरत नहीं है, सब में एल डैश है, क्योंकि जो मेरा वेव नंबर था वो क्या था? एम एल इंटू एल डैश। एम एल का वैल्यू प्लस वन से इंक्रीज कर रहा है, तो सबके बीच का गैप कितना है? एल डैश। तो यहाँ गैप एल डैश जितना है उतना ही इधर बनाना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो वो आप देख लेना, आपके पास कॉपी होगी तो कॉपी में आसान होता बनाना, कि जो लाइन्स है उसी पे बनाते जाओ। यहाँ एल डैश है, एल डैश एल डैश एल डैश एल डैश एल डैश, यहाँ भी एल डैश एल डैश एल डैश एल डैश। थोड़े से ज्यादा बड़े लग रहे हैं यहाँ से, बट मैनेज कर लेना, बराबर है सब में। ठीक है, एल डैश सेम है। ये मैं मान लेता हूँ इनके बीच का डिस्टेंस x है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? x। अब मुझे ट्रांजिशन देखने हैं डेल्टा एम एल जीरो वाले। कौन से? डेल्टा एम एल जीरो। तो जीरो वाले सबसे आसान होते हैं देखने, इसीलिए मैं देख रहा हूँ। क्यों? टू, टू से टू का ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? जीरो।
फाइनल माइनस इनिशियल, 1 से 1 का ट्रांजिशन, 0 0 से 0 का ट्रांजिशन, -1 से -1 का ट्रांजिशन, -2 से -2 का ट्रांजिशन, ये सारे ट्रांजिशन डेल्टा एम एल 0 को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। चेक कर सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम देख रहे हो कितनी लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4 5, कितनी, 5, जिसके लिए डेल्टा एम एल क्या है, 0। अब डेल्टा एम एल 0 है तो कौन सा बनेगा, 5, कौन सा बनेगा, 5, ये तुम्हारा हो गया 5, ये है तुम्हारा 5, ठीक है। अब 5 अगर डेल्टा एम एल 0 के लिए आ रहे हैं तो 5 ही आएंगे तुम्हारे डेल्टा एम एल -1 के लिए, 5 ही आएंगे तुम्हारे डेल्टा एम एल +1 के लिए। तो 5 5 10 5 15 कितने हो गए, टोटल 15। कितनी लाइंस मिलेंगी, 15, बट कंपोनेंट्स कितने मिलेंगे, 3। कंपोनेंट्स कितने मिलेंगे, 3, जिसमें एक पाई होगा और 2 सिग्मा होंगे। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है तो आपके पास लाइंस ज्यादा आ सकती हैं बट कंपोनेंट्स 3 ही आएंगे, एक पाई 2 सिग्मा। अगर पाई वाला फाइंड आउट कर लिया तो दोनों सिग्मा अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। पाई वाला मुझे पता लग गया कि डेल्टा एम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, जिससे फाइंड आउट करना सबसे आसान है, 2 से 2, 1 से 1, 0 से 0, -1 से -1, -2 से -2। सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेव नंबर पे होंगे, सेम वेव नंबर पे होंगे, तो अगर मैंने एक का निकाल लिया तो सबका पता लग जाएगा। तो ये अगर x है, ये 1 एल डैश, 2 एल डैश, 3 एल डैश, 4 एल डैश, 5 एल डैश, तो ये लाई कर रहा है x + 5 एल डैश पे। तो अब सारे पांचों के पांचों x + 5 एल डैश पे ही लाई करेंगे। चेक कर लो, कोई भी रैंडम उठा के, मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ये एल डैश, ये x, एल डैश, एल डैश, एल डैश, 1 2 3 4 5 और x, तो x + 5 एल डैश। तो सारे के सारों पांचों लाइंस कहाँ लाई करेंगे, x + 5 एल डैश पे, उसे बोलेंगे हम पाई, क्योंकि हमने कोरस्पॉन्ड किया है डेल्टा एम एल 0 को। अब एक आगे आएगा इससे, जो आएगा x + 6 एल डैश पे, मतलब इनके बीच का गैप हमेशा एल डैश ही रहेगा। एक आएगा इससे पीछे x + 4 एल डैश पे, ये होगा सिग्मा, ये होगा सिग्मा, एक पाई 2 सिग्मा, इसके बीच का डिस्टेंस भी एल डैश। लाइंस 15 आई थी बट कंपोनेंट 3 ही आया है, क्यों, क्योंकि वेव नंबर सेम है। इन पांचों लाइन के लिए, इन पांचों लाइन के लिए वेव नंबर कितना है, x + 5 एल डैश। तो मेरे पास लाइन तो 5 चाहिए, लेकिन वेव नंबर स्केल पे जब मैं इन्हें बनाऊंगा तो एक ही लाइन दिखेगी मुझे, क्योंकि वो पांचों के पांचों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं x + 5 एल डैश पे। सिमिलरली जब मैं डेल्टा एम एल -1 के लिए बनाऊंगा, डेल्टा एम एल -1 के लिए बनाऊंगा, x + 6 एल डैश पे 5 लाइन आएंगी। कितनी लाइन आएंगी, 5, बट आएंगी जब आप इसको वेव नंबर स्केल पे ड्रॉ करोगे तो एक ही दिखेगी। सिमिलरली जब आप x + 4 एल डैश यानी कि डेल्टा एम एल +1 के लिए बनाओगे, 5 लाइन आएंगी। कितनी लाइन आएगी, 5, बट वेव नंबर स्केल पे एक ही बनेगी, क्यों, क्योंकि सबकी वेव नंबर कितनी होगी, x + 4 एल डैश। तो मेरे पास लाइन्स तो ज्यादा आ सकती है बट कंपोनेंट 3 ही आएंगे, एक पाई 2 सिग्मा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन लेवल्स को बनाना है, इस लेवल को बनाना है, उसके बाद डेल्टा एम एल 0 को बनाना है। डेल्टा एम एल 0 में कितनी लाइन्स आ रही है, 5, तो 5 ही आएंगी +1 के लिए, 5 ही आएंगी -1 के लिए, तो टोटल आ जाएंगी 15। कंपोनेंट्स 3 ही आएंगे, एक पाई 2 सिग्मा। इसके लिए वेव नंबर निकालना है तो क्या करो, किसी भी एक का, किसी भी एक का निकाल लो, x 1 2 3 4 5, x + 5 एल डैश, तो सबका यही होगा। इससे आगे एक बढ़ा दोगे x + 6 एल डैश तो सिग्मा आ जाएगा, इससे एक कम कर दोगे तो भी सिग्मा आ जाएगा। ये वाला सिग्मा होगा -1 के लिए, ये वाला सिग्मा होगा +1 के लिए। इसीलिए मैंने ये डायग्राम बताया, तुम्हें ये याद कर लो। इसमें कंपोनेंट्स तो 3 आएंगे हमेशा फिक्स, जिसमें एक होगा पाई, 2 होंगे सिग्मा। ये अगर वेव नंबर आपने निकाल लिया तो इसमें एल डैश जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा, एल डैश घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। ये होगा +1 के लिए, ये होगा -1 के लिए। कंपोनेंट्स 3 आएंगे, लाइंस ज्यादा आ सकती हैं, लाइंस कैन बी मोर, लाइंस कैन बी मोर, लाइंस ज्यादा आ सकती है। तो लाइंस निकालने के लिए क्या करना, डेल्टा एम एल 0 के लिए निकाल लेना, कितनी आई, 5, 15 हो गई।
तो 5 इसके लिए आएगी, 5 इसके लिए आएगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3 आई थी, तो 3 ही 0 के लिए आई थी, 3 -1 के लिए आई थी, 3 ही +1 के लिए आई थी, तो 3 6 9, तो उसमें 9 आई थी, यहाँ 15 आएंगे। तो ऐसे करते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन। ये थी इसकी थ्योरी, उसको एक्सप्लेन कैसे किया, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल डिटेल में कराया जिससे आपको समझ आ जाए इफेक्ट। ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। कि डायरेक्ट 2 लेवल बनाए, इनको स्प्लिट किया, डेल्टा एम एल 0 के लिए कोरस्पोंड किया, डेल्टा एम एल 0 के लिए जितनी लाइन्स आई उतनी -1 के लिए आएंगी, उतनी +1 के लिए आएंगी, उनको जोड़ते गए टोटल 15 लाइन्स मिल गई। कंपोनेंट्स लेकिन 3 ही आएंगे, 0 के लिए निकाल लेना, उसकी वेव नंबर निकाल लेना, उससे एक एलडैश जोड़ देना, सिग्मा आ जाएगा, एक एलडैश घटा दोगे सिग्मा आ जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने का तरीका। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।